चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं साथी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 12th, है ना। क्लास 12th का ठोस अवस्था के बारे में पहला चैप्टर है। और सबसे पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि आप यहाँ से पूरा के पूरा चैप्टर आपको एक पार्ट का कवर कराया जाएगा। और ध्यानपूर्वक से आप कॉपी पेन ले लें और वीडियो को रोक के आप यहाँ से लिखकर आप अपने बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। चलिए समय न लेते हुए, है ना, अब स्टार्ट करता है। इससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। चैनल का नाम है ये, है ना, इको इंस्टीट्यूट। आप देख लीजिए, है ना, इको लिख के इंस्टीट्यूट करके आप सर्च कीजिएगा, है ना, आपको आ जाएगा। चलिए तो हम समय न लेते हुए हम आपको आगे बताते हैं। अभी हम समझेंगे, है ना, ठोस अवस्था के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं एक क्या है आपका ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था है, पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि, है ना, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है ये समझेंगे, है ना। पदार्थ या बोल सकते हैं या द्रव बोल सकते हैं। तो वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, है ना, वह क्या कहलाता है? तो पदार्थ कहलाता है। चलिए तो यहाँ पदार्थ का आपका परिभाषा हो गया। तो पदार्थ को हम लोग, है ना, इसको निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। जो पदार्थ या द्रव बोल सकते हैं, है ना, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो आपका यहाँ पर क्या है, ठोस अवस्था है ना, यानी ठोस पदार्थ है। और दूसरा का जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, द्रव पदार्थ है। तीसरा का क्या है ना, गैस है। तो हम लोग ठोस को सॉलिड बोलते हैं, है ना, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैस ही इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इस सब जो है ना, अब जानेंगे कि पहला का ठोस अवस्था का, है ना, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। पहला क्या है मेरा, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठोस अवस्था क्या है समझेंगे। इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा, है ना। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिसके अंदर प्रबल, है ना, अंतरा आणविक बल उपस्थित हो, है ना, ठोस अवस्था कहलाते हैं। चलिए तो आप यहाँ पे ये जो है पहला टॉपिक को आप रोकर वीडियो आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला, है ना, द्रव अवस्था क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिक्विड यानी द्रव अवस्था क्या है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, लिखा हुआ है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा इनमें से ठोस से कम अंतरा आणविक बल उपस्थित हो, द्रव अवस्था कहलाते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे कि गैस अवस्था क्या होता है। गैस अवस्था, इसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इसमें न्यूनतम अंतरा आणविक बल पाया जाता है, जैसे कि गैस अवस्था कहलाता है ना। चलिए अगला हम देखेंगे, इसके हम कुछ लक्षण देखेंगे। पहला जो है ठोसों के कुछ समान लक्षण जो है हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो आपको देखिएगा, है ना, जो पहला जो मतलब ठोस इसका लक्षण जो होता है ना, यहाँ पे आपको लिखा गया है पहला में, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में, है ना। तो 1 नंबर आप देखिए कि ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है ना। आप समझ लेते हैं कि ठोस जो होता है किसी तरह से क्या होता है, इसका आकार हो, है ना, और आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके मध्य, है ना, प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित रहता है। अब मान लिया जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ठोस है तो इसका आकार क्या होगा, है ना, और आकार और आयतन इसका निश्चित होगा। इसके अंदर जो है ये क्या होगा, तो आप समझ लीजिए इसके अंदर जो होगा आपका यानी प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल आंतरिक बल उपस्थित होता है। है ना, प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस, है ना, संपीड्य होते हैं। चौथा जो है, आप इसमें से विसरण का गुण नहीं पाया जाता, इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है ना। चलिए पाँचवा देखें, ठोस में
अवयवीय कण अपने निश्चित स्थान से है ना उपस्थित होते हैं। अवयवीय कण क्या होते हैं? निश्चित स्थान से उपस्थित होते हैं। चलिए अगला देखेंगे है ना, ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण इसको बांटा गया है कितने भागों में वो हम लोग जानेंगे। यानी ठोस का वर्गीकरण जो होता है यानी घटक कणों की व्यवस्था के आधार, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है ना। ठोस का वर्गीकरण कितने कितने भागों में किया गया है? तो दो भागों में किया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पहला जो है आपका है ना क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। तो चलिए हम अगला देखेंगे है ना कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे ऐसे पदार्थ जिसमें है ना अवयवीय कणों की है ना अवयवीय कणों की निश्चित एवं नियमित अवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दीर्घ पराश्रयी है ना परासी होते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसका परिभाषा देख लिए। अब हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग, हम इसको उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। चलिए तो क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग जो है ना, यहाँ पर ये आप छोटका ABCD के आप देख रहे हैं, ये में है हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरा जो होता है ना, हीरा है ना, हीरा जो आप देखते हैं है ना, तो हीरा क्या है? ये आप हीरा को आप जो है ना इसका कहा जाए तो अच्छा है ना सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका आभूषण हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसका जैसे कि बी में देखेंगे, कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिसमें अवयवीय कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है ना, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यह लघु पराशरी होते हैं। चलिए अक्रिस्टलीय ठोस का हम लोग ने इसका उपयोग देखेंगे है ना। तो इसमें देखेंगे इसका उपयोग होता है रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। रबर क्या होता है? एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका उपयोग टायर है ना, ट्यूब, जूते इत्यादि बनाने में किया जाता है। देखिएगा अब कभी कभी देखिएगा रबर जो है और जूता जो बनाया जाता है, टायर बनाया जाता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग से ही ये सब आपका बनाया जाता है। चलिए तो अगला हम देखेंगे है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कांच एक है ना अक्रिस्टलीय, कांच भी क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिसका उपयोग है ना सजावट है ना सजावटी सामान जैसे लेंस इत्यादि बनाने में किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है ना अंतर, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसका अंतर जो बताया गया है आप अवश्य ही लिख लीजिएगा, मस्ट VVI क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस है ना। तो देखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित आयतन है ना क्या होता है? निश्चित और नियमित होते हैं। किसका? क्रिस्टलीय का। अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होते हैं है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसी में है अवयवीय कण की व्यवस्था क्या होता है। इसका क्रिस्टलीय ठोस का व्यवस्था जो होता है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है ना, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती इसमें। अक्रिस्टलीय में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है ना। अब आइएगा तो क्रिस्टलीय में गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं है ना, और अक्रिस्टलीय में गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं है ना क्रिस्टलीय में तेज है ना धार वाले चाकू से है ना कटने से स्पष्ट तरह से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वही अक्रिस्टलीय में खुरदरी सतह प्राप्त होती है ना। ठीक उसी प्रकार से है ना क्रिस्टलीय ठोस है ना वास्तविक ठोस होते हैं है ना, अक्रिस्टलीय ठोस है ना आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। उसी तरह से इसका उदाहरण भी कुछ दिया, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में कॉपर है ना, कॉपर और आयरन और इत्यादि आते हैं, यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। उसी तरह से अक्रिस्टलीय में जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि आते हैं। चलिए उसी तरह से चलिए अब हम लोग जानेंगे है ना कि
यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसका वर्गीकरण किया जाता है ना। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस को उनके अवयवीय कणों के मध्य उपस्थित अंतरानुक बल के कारण निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, चारों भागों को हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, एक एक करके देखेंगे, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे पहला हमको पढ़ना है ना, वो हम देखेंगे, है ना। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में हमें पढ़ना है ऐसे ठोस जिनके अवयवीय कण, है ना, धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? यानी आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन जो परस्पर निश्चित विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इसका रोमन नंबर करके लिख सकते हैं या तीर बना के आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, है ना। ये जो होता है ना, तो ये किसका है? तो यह समझिए कि आयनिक ठोस का ही भाग यहाँ पर रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 या तीर देख के आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस, है ना, भंगुर एवं कठोर प्रकृति के होते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला हम देखेंगे, है ना, इसके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं, है ना। उसी तरह से, है ना, इनमें ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। चलिए इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, ठोस अवस्था में, है ना, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, परंतु जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, है ना, यहाँ पे NaCl, है ना, और KCl, है ना, और KClO3 और ETC दिया है कि, यानी कि और भी हो सकता है। इसी तरह कैसे आप यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ जो आप देखिए Na+, इसको हम लोग सोडियम बोलते हैं, है ना, ये क्या आता है? प्लस होते हैं। उसी तरह से जैसे कि क्लोरी, है ना, Cl क्लोरी, ये क्या है? माइनस में होते हैं। देखिए यहाँ पर उसी तरह से फिर क्या दिया गया है, यानी कि एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस एक फिर एक माइनस दिया गया है। जैसे कि सोडियम जो है फिर Na दिया, फिर क्लोरीन का भी मान दिया गया है। फिर इसी तरीका से NaCl, है ना, और NaCl, Na और Cl, ये आप फिगर बना लेंगे आप अपने कॉपी में, है ना। और उसी तरीका से यहाँ पे देखिए NaCl की जालक क्या है? व्यवस्था होते हैं, है ना, जालक व्यवस्था होता है, ये जालक की तरफ व्यवस्था होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग इसका दूसरा समझेंगे, है ना, सहसंयोजन अवस्था या नेटवर्क ठोस। यह बहुत बार पूछा जाता है, आपसे पूछ सकता है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और सहसंयोजक किसे कहते हैं, यह अथवा कर दिया है, लेकिन दोनों एक जगह है, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। ये कहीं एग्जाम में आपको दे दे तो लिख सकते हैं, और मस्ट बी क्वेश्चन है, आप कहीं से भी आप पढ़ लीजिए और इसी से पूछेगा, आप इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। एकदम 100% गारंटी के साथ इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, इसको रोक कर, है ना। और चाहते हैं कि ऑफलाइन आकर पढ़े तो आइए, है ना, राजपुर पंचायत भवन के निकट, है ना, जय माँ शारदा दास कोचिंग सेंटर, ये इको इंस्टीट्यूट जो है हमारे यूट्यूब का नाम है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चलता है। तो आप वहाँ से जाके नोटिफिकेशन या वगैरह आता है तो आप वहाँ से आप देखकर आप वहाँ से वीडियो अवश्य पर डे के पर डे आपको यहाँ से पढ़ने का, आपको एक एक करके हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा। चलिए हम लोग समय नष्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि सहसंयोजक अवस्था नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, है ना, कि इसका परिभाषा, सहसंयोजित ठोसों में अवयवीय कणों के मध्य सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये, है ना, अत्यधिक कठोर होते हैं। यह जो है ना त्रिविमियम, यानी त्रिविमियम जालक टाइप का होता है ना। और यह क्या है, इसी का कारण क्या होता है, यह कठोर भी होता है, ठीक है, कठोर होता है। तो यह समझिएगा। चलिए आगे देखेंगे, है ना। हम आपको बहुत जो है ना कि आपको अच्छे से मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको एक एक करके आपको छूटे ना एग्ज़ाम में, है ना। आप चाहते हैं कि इसका PDF चाहिए तो आप हमें, है ना, यह कमेंट में अवश्य लिखें,
है ना, और अपना मोबाइल नंबर डालें और आपका व्हाट्सअप नंबर पे आपको, है ना, अवश्य हम आपको इसको PDF देंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, है ना। मात्र फ्री, पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री में आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। और अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अधिक से अधिक, है ना। आप अधिक से अधिक, हमारे कम सब्सक्राइबर होने की वजह से अभी हम शुरुआत ही की है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसी तरीक़े से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर पुराए हमें, है ना, और अधिक से अधिक इसको देखें और शेयर करें। चलिए, तो हम लोग जानेंगे कि इसका आप रोमन नंबर 1 करके भी लिख सकते हैं, या आप तीर दे के लिख सकते हैं। चलिए, त्रिविंग संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है और ये विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। चलिए, उसी तरह से आगे देखेंगे, सहसंयोजक ठोस को, है ना, परमाण्विक ठोस भी कहते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा कि हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, है ना, एग्जाम्पल में है ना। आप इसको आप देख लीजिए, है ना, और लिख लीजिएगा। चलिए, इसका कुछ फिगर है, आप देख लीजिए और इसको यहाँ पर देख लीजिएगा और इसको अवश्य बनाइएगा। ये सब जो छोटा छोटा आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है, यह समझ लीजिए परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोसों कणों की व्यवस्था बोलते हैं। इसी को हम लोग सहसंयोजक ठोसों कणों की व्यवस्था बोलते हैं। चलिए, आगे हम देखेंगे। चलिए, अब इसी का रोमन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे आणविक ठोस क्या होता है ना। आणविक ठोस के बारे में हम जानेंगे। ऐसे ठोस जिनके अवयवीय कण, है ना, अणु ठोस होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है H2, CO2, H2O etc, इस तरीक़ा से दिया गया है। ये जो फिगर जो बनाया गया है ना, यहाँ आप देख रहे हैं, सब क्या है? अणु है। ये आणविक ठोस का, आणविक ठोसों में कणों की व्यवस्था होते हैं। इसी प्रकार से चलिए अगला हम देखेंगे। आणविक ठोसों में आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, तो आगे हम देखेंगे, है ना, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा का जो होता है ना, अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा होता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस होते हैं। चलिए, आगे हम देखेंगे, है ना। चलिए, रोमन नंबर 4 में देखेंगे धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक ठोस के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। धात्विक ठोस के बारे में, तो धात्विक ठोस के बारे में यहाँ पे देखिए, है ना, बताया गया है। तो चलिए, तो हम लोग समझेंगे धात्विक ठोस क्या होते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं हो, ऐसे ठोस जो धातुओं हो, है ना, धात्विक ठोस कहलाते हैं, है ना। धात्विक ठोस तन्य तथा, है ना, आघातवर्धनीय होते हैं। इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें जितने भी होते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, इसमें सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, है ना। एग्जाम्पल में देखिए Na, है ना, Cu और Ar, Au etc, इस तरह से, जैसे कि इसको हम बोल सकते सोडियम, कॉपर, आर्गन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। और इसको इसके रोक कर वीडियो को अवश्य लिख लीजिए, कॉपी कलम पर अवश्य लिखिएगा ताकि आपको अच्छा से याद हो सके। चलिए, अब हम जानेंगे क्रिस्टल किसे कहते, क्या है। तो यह क्रिस्टल एक निम्न संरचनात्मक इकाइयों, परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित अवस्था में एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे। हम देखिए भाई, यहाँ पे जो भी हम पूरे चैप्टर को आपको कवर करा रहे हैं, आपको कहीं से भी कोई नहीं छूटने वाला है। 100% गारंटी के साथ आप यहाँ पे अवश्य, है ना, एक एक करके सारी चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। ये मेरा पहला चैप्टर है, पूरे के पूरे एंड तक ले कराएंगे, पूरे चैप्टर कवर कराएंगे सिर्फ इसी वीडियो में। आप बने रहे इस वीडियो में, देखते रहे, है ना, और इस वीडियो के अंदर भी सारे के सारी चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे। चलिए, अब हम जानते हैं एकक सेल क्या है। एकक सेल किसे हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यूनिट सेल बोलते हैं। तो आप चलिए, हम जानते हैं कि वह छोटी से छोटी संरचना जो बार बार, है ना, दोहरा कर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है, एकक सेल कहलाती है। जो बार बार दोहरा कर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है, एकक सेल कहलाती है ना। चलिए, तो हम लोग अगला देखेंगे, है ना। अब हम लोग जानेंगे जालक।
जालक के बारे में, है ना। जालक एकक सेल के बार बार दोहराने से प्राप्त संरचना जालक कहलाते हैं। चलिए उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है कि किसी भी जालक में जहाँ पर अवयवीय, है ना, अवयवीय कल उपस्थित रहते हैं उन्हें स्थान या उन बिंदुओं को ही जालक बिंदु कहते हैं। चलिए हम लोग अगला देखेंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे, है ना, उप सहसंयोजक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो है ना, किसी भी जालक यानी क्रिस्टल में कोई अवयवीय कण जितने नज़दीकी कणों से घिरा रहता है ना, उसे ही, है ना, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, एकक सेल के उपयोग, वो एकक सेल के उपयोग के बारे में। इसका उपयोग जो होता है सो हम लोग जानेंगे। एकक सेल का पहला जो देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, पहला जो है सरल या आध घन एकक सेल, है ना, और दूसरा जो है ना केंद्रित घन एकक सेल। तो यानी कि ये जो है इसका कोई प्रकार नहीं है। और देखिए केंद्रित घन एकक सेल में इसका, है ना, प्रकार जो दिया गया है 3 तरह का है, जो अंत के केंद्रित धन एकक सेल, है ना, फलक केंद्रित धन एकक सेल, है ना, अत्यंत केंद्रित घन, है ना, घन एकक सेल। इस तरीक़ा से दिया है। यह घन है, याद रखिएगा, ये घन है। चलिए अगला देखेंगे। तो हम लोग इसका पहला जो है उसमें के समझेंगे, है ना। जो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है पहला, इसके बारे में, है ना। तो ये जो इसके बारे में, सॉरी, इसके बाद सरल, है ना, सरल याद घनन एकक सेल के बारे में। सरल आद घनन एकक सेल क्या होता है ना। चलिए, और याद रखिए एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है, ACCC, है ना, PCC, इस तरीक़ा से शॉर्ट नाम दे देता है, पूछ देता है। तो हम लोग जानेंगे एकक आद घनन सेल क्या होता है। तो चलिए, तो यह फिगर भी आप बना लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम इसके बारे में जानेंगे परिभाषा, है ना। एक ऐसा एकक सेल जिनके सभी कोनों पर एक अवयवीय कण उपस्थित हो उसे ही सरल या आद घन एकक सेल कहते हैं, है ना। और इसमें देखिएगा, है ना, आपको यहाँ पर देखिएगा प्रभावी, है ना, प्रभावी परमाणु संख्या, इसको हम लोग, इसको जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Z से सूचित करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर 8 × 1/2, है ना, इस तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा। चलिए, यह ना Z बराबर क्या होता है, तो याद रखिए Z बराबर 1 होता है। जालक बिंदु कितने होते हैं, 8 होते हैं। यह अवश्य पूछेगा आपको, इस तरीक़ा से पूछेगा, है ना। क्या पूछेगा, तो यहाँ पर पूछेगा आपको, है ना, कि PCC, है ना, PCC के जालक बिंदु बताइए, या आपसे पूछ सकता है, ये, है ना, पूछ सकता है ना, SCC का, है ना, जालक बिंदु कितने होते हैं, तो कितना होता है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए, तो अब हम अगला देखेंगे। केंद्रित घनन एकक सेल में एक ऐसा 2 नंबर देखेंगे, है ना। केंद्रित घनन एकक सेल में एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा भी किसी अन्य स्थानों पर परमाणु उपस्थित होते हैं केंद्रित घनन एकक सेल कहलाते हैं। देखिए, ये जो ना आपको अवश्य, है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइम अधिक से अधिक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से, है ना। इसका एकक सेल में जो होता है कोण कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए कितने होते हैं, 8 होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। कोण कितने होते हैं, 12 होते हैं। केंद्र कितने होते हैं, तो ये 1 होते हैं। इस तरीक़ा से है। चलिए अगला हम देखेंगे, है ना, अंतः केंद्रित, है ना, केंद्रित घन एकक सेल। इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BCCC। ठीक है, इस तरीक़ा से आप फिगर भी बना लीजिएगा। इसका जो परिभाषा देखेंगे, एक ऐसा, है ना, एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित रहता है अंतः केंद्रित घनन एकक सेल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए प्रभावी परमाणु संख्या, है ना, 8 × 1/8 + 1 होते हैं, है ना। इस तरीक़ा से Z बराबर अभी शॉर्ट नाम लिख सकते हैं, Z + 1 बात कितना था, 2 हो गया, है ना। तो जालक बिंदु इसका कितना हो गया, तो 8 + 1, यानी इसको कुल मिला के 9 बोल सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग।
और इसमें फिगर में देख लीजिएगा, है ना, इसमें देख लीजिए एक ही क्या है ना, केंद्र बना हुआ है। चलिए तो अब अगला देखेंगे फलक केंद्रित घनन एकक सेल। इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एफसीसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी, है ना। इस फिगर को आप भी बना लीजिएगा, है ना, सॉरी इस फिगर को आप यहाँ से आप बना लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर दे दिया हुआ है ना, फलक केंद्रित घनन एकक सेल। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीसी। तो चलिए तो हम लोग जानते हैं एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे फलक केंद्रित घनन एकक सेल कहते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि प्रभावी परमाणु संख्या Z बराबर की 8 गुने 1/8 प्लस 6 गुने 1/2। इसका चालक बिंदु कितने? 8 + 6 यानी कुल मिलाकर 14 हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे अंतः केंद्रित घन एकक सेल यानी ECC क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आप फिगर को बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे एक ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे अत्यंत केंद्रित घनन एकक सेल कहते हैं। चलिए तो इसका प्रभावी परमाणु संख्या Z से सूचित करते हैं, बराबर 8 गुने 1/2 प्लस 2 गुने 1/2, है ना। Z बराबर प्लस 1 + 1 बराबर कितना है? 2 है। चालक बिंदु कितने हैं? 8 + 2 बराबर कितना है? 10 है। चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे एकक सेल, है ना। एकक सेल के, है ना, प्राचालन क्या होता है ना। चलिए तो इस तरीका से इसका फिगर भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका 3 अंतःखंड यानी कि ABC, है ना, 3 अंतःकोण, है ना, अल्फा बीटा गामा। चलिए इस तरीके से आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखेंगे, है ना, क्रिस्टल तंत्र, है ना, तंत्र और अंतखंड और यहाँ पे अंतकोण, ये सबको यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो आप यहाँ से आप इसको खंड बाई खंड बना लीजिएगा, है ना, और यहाँ से इस सबको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा CU कैबिक, इसको घनीय बोलते हैं। इसमें हम लोग अंतखंड में इसको B बराबर B, A बराबर B बराबर C, है ना, और अंत कोण में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। उसी तरीका से T में देखिएगा, है ना, यानी कि इसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं, है ना, ट्राइगोनल, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं सम, है ना, दिशम बाह, है ना, दिशम, है ना, बाक्ष, है ना। इसको हम लोग अंतखंड में इसको जो है A बराबर B है ना, B बराबर नहीं C, अल्फा बीटा गामा, है ना, 90 डिग्री। उसी तरीका से, है ना, अर्थोमेविक यानी विषम, है ना, विषम बाक्ष, है ना, विषम बाक्ष A बराबर नहीं, B बराबर नहीं, C बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। इसी तरह से, है ना, और त्रिसमन्ताक्ष और A बराबर B बराबर जैसे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। इस तरह से षष्ठकोणीय, है ना, षष्ठकोणीय, है ना, हेक्सागोनल, जो कि हेक्सागोनल को हम लोग षष्ठकोणीय बोलते हैं। A बराबर B बराबर नहीं, C अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, है ना, और 120 डिग्री भी हो जाते हैं कभी कभी। उसी तरीका से मोनोसाइन के लिए ये एकांत ताक्ष होते हैं। A बराबर नहीं, B बराबर नहीं, C बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, बीटा बराबर नहीं 90 डिग्री, है ना। इस तरीका से आप इसको नोट सकते हैं। सातवां जो है ट्राइनेशियल यानी कि 3 ताक्ष, यानी A बराबर नहीं, B बराबर नहीं, C बराबर नहीं। इस तरीका से अल्फा बराबर नहीं, बीटा बराबर नहीं, गामा बराबर 90 डिग्री नहीं। इस तरीका से चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 7 क्रिस्टल तंत्रों में 4 एकक सेल से कुल 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं, जिन्हें हम ब्रेबेस जालक कहा जाता है। चलिए जैसे कि यहाँ घनीय में घनियों को हम लोग PCC, BCC, FCC बोलते हैं, है ना। द्विसम, है ना, बलांक्ष यानी BCC, है ना, PCC, है ना। उसी तरह का हम आपको यहाँ पे देख लीजिएगा कि अलग अलग कर दिया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। उसी तरीका से यहाँ पे आप देख लीजिएगा विषम त्रिसमन्ताक्ष, है ना, त्रिसमताक्ष यानी PCC, षष्ठकोणीय यानी PCC, एकांताक्ष यानी PCC, ECC, है ना, त्रिनताक्ष यानी PCC। इसी तरह से आप देख लीजिए इन 14 जालकों को ही ब्रेबस जालक भी कहते हैं।
चलिए उसी प्रकार से हम देखें परमाणु की त्रिज्या का एक कोर की लंबाई को संबंध, यानी सरल आंध एकक सेल के लिए इसको हम लोग PCC या BCC बराबर A बराबर 2R हम बोलते हैं। चलिए अंतः केंद्रीय अंतः केंद्रित एकक सेल के लिए यानी BCC A बराबर 4/√3R, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए है ना फलक केंद्रीय एकक सेल के लिए FCC A बराबर है 2 ब्रैकेट 2 है ना, फिर √2x इस तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा। अगला देखेंगे ठोसों की निविड संतुलित संरचना है ना, तो यहाँ से आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे है ना, यहाँ पे जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनमें से मध्य स्थित स्थान कम से कम रहता है तो प्राप्त संरचना निपिंड संतुलित संरचना कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे है ना, इसका अलग अलग रोमन में आप लिख सकते हैं या तीर देख के लिख सकते हैं। निपिंड संतुलन संरचना 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। जो पहला जो एकक विमीय निबिंड संतुलित संरचना है ना, दूसरा का जो है द्विविमीय निपिंड संतुलित संरचना, तीसरा का जो है त्रिविमीय निबिंड संतुलित संरचना। उसी तरीक़ा से चलिए हम लोग अगला देखेंगे है ना, तो निबिंड क्या होता है, तो एक विमीय संतुलित संरचना होते हैं। चलिए इसके बारे में परिभाषा, एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के सीधी रेखाओं के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है एक विमीय निपिंड संतुलित संरचना कहलाती है। इसमें से प्रत्येक परमाणु निकटवर्ती 2 परमाणुओं से घिरा रहता है। देख लीजिए यहाँ पे आपका फिगर भी है, आप इस तरीक़ा से आप इसको भी बना सकते हैं। उप संयोजक संख्या इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। ज्यामितीय संख्या रेखा भी है, बराबर होते हैं। चलिए हम लोग अगला देखेंगे द्विविमीय निपिंड संतुलित संरचना के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब परमाणुओं के 2 अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना द्विविमीय निपिंड संतुलित संरचना कहलाती है। यह 2 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। पहला जो होता है कि वर्गाकार द्विविमीय निपिंड संतुलित संरचना होता है, इसको हमको बोलते हैं AA बोलते हैं। इस तरीक़ा से देखिए आप यहाँ पे जो है ना देखिएगा, आप अवश्य चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीक़ा से देखिए, इस तरीक़ा से इसमें त्रिविमीय बनना चाहिए, इसमें इस तरीक़ा से आकार बनना चाहिए, देख लीजिएगा। अगला हम देखें उप संयोजक संख्या कितना होता है, 4 होता है। ज्यामितीय वर्गाकार भी होता है, देख लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग है ना देखेंगे है ना षटकोणीय निपिंड संतुलित संरचना, इसको AB फिर AB इसी तरीक़ा से है ना। इस तरीक़ा से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, फिगर भी दिया गया है, इस तरीक़ा से आप इसको भी बना लीजिएगा। चलिए अगला हम देखेंगे है ना, आगे देखेंगे उप संयोजक संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं है ना। ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ज्यामितीय षटकोणीय बराबर होते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे है ना कि यहाँ पर देखिए त्रिविमीय निपुण संतुलित संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इनके परिभाषा जो है, जब परमाणुओं के तीनों कक्षों के अनुदेशिक व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय निपुण संतुलित संरचना कहलाती है। जबकि द्विविमीय निपुण संतुलित संरचना की परतों में से एक दूसरे के ऊपरी व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय होती है। यह 2 प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से इसका देखिएगा कि द्विविमीय वर्गाकार निपुण संतुलित संरचना की सहायता से त्रिविमीय निपुण संतुलित संरचना, इस तरीका से हम लोग देखेंगे। इसको जो है ना आप चित्र बना के लिख ले। उप संयोजक संख्या कितने होते हैं, तो इसका 6 होते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे है ना, इस तरीका से आप लिख लीजिएगा। द्विविमीय षटकोणीय निपुण संतुलित संरचना की सहायता से हम त्रिविमीय निपुण संतुलित संरचना है ना, इस तरीका से आप फिगर बना के और इस तरीका से इसका उप संयोजक संख्या कितने होते हैं, 12 होते हैं। चलिए संतुलन क्षमता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी जालक से परमाणुओं द्वारा घिरा गया स्थान उस जालक की संतुलन क्षमता कहलाती है ना। देखिए इस तरीका से भी है ना। संतुलन क्षमता का जालक में परमाणुओं के है ना, जालक में परमाणुओं का द्वारा घिरा गया स्थान है, क्या है, घिरा गया स्थान है। चलिए आगे हम देखेंगे है ना संतुलन क्षमता यानी कि यहाँ पर जैसे किसी जालक में परमाणुओं द्वारा घिरा गया स्थान उस जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है।
उसी तरीका से इसका यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। बस चलिए अगला हम देख लीजिए, यहाँ पर संतुलन क्षमता बराबर क्या होता है, जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बटा करके लिख लीजिएगा, जालक का कुल स्थान गुने 100 कर लेंगे। इस तरीका से आप यहाँ पे इसको भी फॉर्मूला का है ना आप नोट कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीका से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगला देखेंगे है ना, तो आगे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं है ना कि सरल घन, देखिए सरल घन की है ना संकुलन क्षमता, इस तरीका से इसके बाद देखें इस फिगर भी आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे है ना, तो इस तरीका से है। और यहाँ पे देखिएगा इस तरीका से मैथ है ना, मैथ में आप इसको इस तरीका से आप स्किप करके इसको बना लीजिएगा, इस तरीके से देख लीजिए इसको, हाँ बना लीजिएगा। इसको काटा गया है, काट के संकुलन की क्षमता, इससे क्या होगा आपका नोमिकल आपका यहाँ से आपको पूर्ण रूप से बन जाएगा है ना, देख लीजिए है ना। तो यहाँ से क्या है, ये जो है आपका इसका निकला हुआ है, ठीक है इस तरीका से। चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे है ना, इस तरीका से देखिए अगला में हम लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जिसको देख लीजिए इसको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा है ना, यानी कि अंतः केंद्रीय घनीय जालक की संकुलन क्षमता है ना, ये यहाँ से क्या है आप नोमिकल बना सकते हैं है ना। इस तरीका से देखिए जेड बराबर 2 अगर मान लेते हैं तो ए बराबर 4/3 r है ना, तो इसका मान रखे कि इसको मान रख के इस तरीका से आप सोल्व करके है ना ये बना लीजिएगा। चलिए अगला हम देखेंगे, इसका रिक्त स्थान इतना यहाँ देखिए। चलिए अगला हम देखेंगे है ना, फलक केंद्रित घनीय जालक के बारे में, ये भी क्या है आपका नोमिकल है, इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे है ना। चलिए हम जानते हैं कि रिक्त यानी वायलेट इसको क्या बोलते हैं, परमाणुओं के है ना मध्य उपस्थित खाली स्थान को रिक्त है ना, रिक्त कहलाती है। यह रिक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ से है ना 3 प्रकार के होते हैं है ना, तीनों का अलग अलग डिवाइड किया गया है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला जो हो गया क्या है ना त्रिभुजीय रिक्त स्थान है ना, दूसरा का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए चतुष्फलकीय रिक्त स्थान हो गया। तीसरा का जो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है ना उष्टफलकीय रिक्त स्थान हो गया है। इस तरीका से है, इसका मान भी आपको नीचे में बजाते से दिया गया है, इसको भी नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए है ना। फिर इस प्रकार से आप अगला देखेंगे एकक सेल का घनत्व है ना, तो डिसेंटी ऑफ द यूनिट सेल है ना, इस तरीका से है, जो माना कि Na बराबर परमाणुओं का द्रव्यमान m ग्राम है, तो है ना इस तरीका से देख लीजिए है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा है ना। और आगे देखेंगे है ना, इस तरीके से सभी को आप जेड परमाणु द्रव्यमान के जेड गुने m/Na बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको है ना। एकक सेल का द्रव्यमान ZN, इस तरीका से एकक सेल का घनत्व P बराबर ZmNA/AQ, इस तरीका से है ना। एक सेल का आयतन घन AQ है, इस तरीके से आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे कि क्रिस्टल दोष या क्रिस्टलों में अपूर्णताएं है ना, तो चलिए क्रिस्टलीय की पूर्ण फ्रीकम व्यवस्था में कोई भी है ना अनियमितता या विचलन है ना क्रिस्टल ठोस कहलाता है। देखिए इस तरीका से क्रिस्टल ठोस के प्रकार भी है। देखिए हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि क्योंकि एक वीडियो के अंदर हम आपको बताया है कि पूरे के पूरे कवर करेंगे, इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं। चलिए आप इसको रोक के आप एक एक करके जो है ना आप लिख लीजिएगा है ना। क्रिस्टल दोषों के प्रकार, देखिए इसका प्रकार है ना, क्रिस्टल दोषों के जो प्रकार होते हैं है ना, पहला प्रकार क्या है, बिंदु दोष होते हैं। दूसरा का जो होता है आपका देखिए बिंदु दोष होते हैं है ना, इस तरीका से है। अगला देखेंगे हम लोग जानेंगे कि अब बिंदु दोष में भी इसका प्रकार होता है ना, जो समीकरण मितीय दोष होते हैं, जो इस तरीका से देखिए षटकी दोष, फेकल दोष को हम लोग इसको आयनिक दोष बोलते हैं, और रिक्त का दोष और अंतराकाशी दोष को हम लोग आण्विक दोष बोलते हैं। उसी तरीका से धात्विक दोष और धात्विक और न्यूनतम दोष और अशुद्धि दोष, इस तरीका से इसको 3 भागों में बांटा गया है।
किसका, रस समीकरण मितीय दोष को, और रस समीकरणीय मितीय दोष को इसको बांटा गया है। चलिए हम आगे जानेंगे बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष में समझेंगे कि बिंदु दोष क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि ये जो बोलते हैं अवयवी कणों की समान आवर्ती अवस्था में विचलन से उत्पन्न है ना दोष बिंदु ठोस दोष कहलाते हैं, बिंदु दोष कहलाते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे है ना रेखीय दोष, है ना रेखीय दोष जो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में से दोष होते हैं उसे रेखीय दोष कहते हैं। चलिए उसी प्रकार से अगला देखेंगे रस समीकरणीय मितीय दोष क्या होता है। देखिए शॉर्टकी दोष, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्टकी दोष क्या होता है, वह दोष जो क्रिस्टल में से धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों में से लुप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान शॉर्टकी दोष कहलाते हैं, है ना। इसका फिगर भी आप है ना इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए इसको फिगर को आप बना लीजिएगा। चलिए अगला हम देखेंगे है ना कि फ्रेकल दोष क्या होता है। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो उसमें से जिससे